हालांकि आरआरआर एक आउट एंड आउट कमर्शियल मूवी है, लेकिन फिर भी इस मूवी में कुछ तो ऐसी बात है जो इस मूवी को पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एक्colades मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और इस मूवी का जो सेंट्रल थीम है और कुछ सीन्स को एनालिसिस करके हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस फिल्म। तो मेरे लिए इस मूवी का जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका थीमेटिक एलिमेंट्स का मेन स्टोरी के साथ मिक्स करके उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, इस मूवी का जो बेसिक स्टोरी है वो है दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन दोनों का ही बेसिक नेचर है टू हेल्प अदर्स। सो बेसिकली दे आर गुड ह्यूमन बींग्स और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पे राम का कैरेक्टर इज मोर एग्रेसिव, जिनको फायर से रिप्रेजेंट किया गया है, और भीम का कैरेक्टर है मच मोर कंपैशनेट, जिनको वाटर से रिप्रेजेंट किया गया है। इस सिंपल एंड बेसिक थीम को पूरी मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसका स्टनिंग विजुअलाइजेशन भी किया गया है। तो स्टोरी तो सिंपल है, लेकिन स्टोरी टेलिंग अलग लेवल पे है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इट्स अबाउट द स्टोरी टेलिंग। आप अगर एक सिंपल स्टोरी को भी बहुत ही अच्छे से और अलग तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाएंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा मूवी बन सकता है। देखिए, आज के डेट पे आप कोई भी स्टोरी लिखिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो स्टोरी ऑलरेडी बन चुका है या फिर उससे कोई बेहतर स्टोरी किसी ना किसी मूवी में ऑलरेडी दिखाया गया है। तो बेसिक स्टोरीज तो सिंपल होता है, चाहे आप रोमांटिक स्टोरी लीजिए, क्राइम थ्रिलर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, डिटेक्टिव स्टोरीज या फिर इवन कॉमेडी फिल्म, चाहे जो भी हो, बेसिक स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो जो चीज़ आपको यूनिक बनाएगा वो है आपका खुद का यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल। और इन थीमेटिक एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने से एक मूवी का स्टोरी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जैसे कि आप इस मूवी में शुरू में ही देख सकते हैं, इस सीन में राम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है थ्रू फायर। यहाँ पे पहले थ्रेट कितना बड़ा है वो दिखाया जाता है, विच इज द मैसिव क्राउड, और इस क्राउड में से एक आदमी को पकड़ना होता है, विच इज नॉट एन ईजी टास्क, और ये कोई दूसरा और करना भी नहीं चाह रहा है। लेकिन वहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये काम करने के लिए रेडी है, सो इट एस्टैब्लिशेस हिज कैरेक्टर। इस सीन का कलर पैलेट भी अर्थी, डस्टी और फायरी है और सीन का एनर्जी भी एग्रेसिव है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस आपको एक एक्सीलेंटली कोरियोग्राफ्ड एड्रेनालिन पंपिंग एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। एंड थ्रू दिस आपको इस कैरेक्टर के बारे में ये भी पता चलता है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल रुथलेस है। तो ये इंट्रो सीक्वेंस एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो इंट्रो सीक्वेंस जैसा नहीं है, ये इंट्रो सीक्वेंस इस स्टोरी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्रू दिस सीक्वेंस वी गेट टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राम कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि राम शुड बी ऑन आवर साइड, लेकिन वो ब्रिटिश के लिए इतना डेडिकेटेड होने की वजह से हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जरूर कुछ ना कुछ वजह तो होगा ही, और इसका आंसर पाने के लिए भी हम स्टोरी में इन्वेस्टेड रहते हैं। फिर अगर आप भीम का इंट्रोडक्शन सीन देखेंगे तो जैसे कि ये कैरेक्टर राम के कैरेक्टर का बिल्कुल उल्टा है और कह सकते हैं आप राम के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे भीम का इंट्रोडक्शन सीन में कैमरा उल्टा शुरू होता है और आपको वाटर में भीम का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। एंड इस सीन का कलर ग्रेडिंग भी है ऑन द कमिंग एंड नेचुरल साइड, जो कि वाटर को सिग्निफाई करता है। तो ये सीन भी दो पर्पसेस सर्व कर रहा है। हमें भीम का एक बहुत ही अच्छा एक्शन पैक्ड और हीरोइक इंट्रो सीक्वेंस भी देखने को मिल गया, और इस सीक्वेंस में जो प्री इंटरवल सीन है उसका बहुत ही अच्छे से फोरशैडो किया गया है। जब भीम उस टाइगर से कहता है कि सॉरी भाई, मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस सीन में तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि भीम ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन प्री इंटरवल सीन में जब उस पैलेस में इन वाइल्ड एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है, देन यू गेट अ मैसिव गूज़बम्प मोमेंट। आप ज़रा सोचिए, इस सीन को किसी ने इमेजिन किया है, फिर उसको इतने अच्छे से स्टोरी में इंटीग्रेट किया है, फिर उसको शूट करके इतने अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये सीन इसीलिए वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक शॉक भी मिलता है और आपको ये भी पता चलता है कि इन लोगों को ये एनिमल्स कहाँ से मिला, और आपको इस सवाल का भी जवाब मिलता है कि ये लोग क्यों उन एनिमल्स को पकड़ रहे थे और भीम ने उस वक्त उस टाइगर को वैसा क्यों कहा था। तो आप समझ सकते हैं, दीज टू आर नॉट ऑर्डिनरी हीरो इंट्रो सीक्वेंसेस, दे सर्व वेरी इंपॉर्टेंट पर्पसेस इन द स्टोरी इटसेल्फ।
ये चीज़ हम देखने के बाद इतना इजीली एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा सोचिए, राइटर डायरेक्टर को इन सीन्स को इमेजिन करना होता है, विच इज़ अ क्रिएटिवली डिमांडिंग प्रोसेस। और जैसे कि मैं कह रहा था, इस फिल्म में जो थीमेटिक एलिमेंट्स है उनको बहुत ही अच्छे से स्टोरी में इंटीग्रेट किया गया है और उसको बहुत ही अच्छे से विजुअली रिप्रेजेंट भी किया गया है। जैसे कि इस सीन में जब पहली बार राम और भीम का कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं, तब इस सीन में देखिए लिटरली वाटर एंड फायर कम्स टुगेदर इन अ सिंगल फ्रेम। सो दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट और यहीं से इन दोनों का दोस्ती भी शुरू होता है। और वहीं पे जब इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इस सीन में फायर एंड वाटर का फेस टू फेस इनकाउंटर भी होता है। एंड क्लाइमैक्स में भी राम comes out of the fire and Bhim comes out of the water. So these are subtle visual cues that take your film to the next level. It's like poetry. आप किसी चीज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई लिटरेचर वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप पोएट्री में कहेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। और इस दोस्ती सॉन्ग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का बहुत ही अच्छे से फोरशैडो किया गया है, जैसे कि राम इज बेटर विथ हॉर्सेस और भीम का राइड है एक मोटरसाइकिल, जिसको क्लाइमैक्स के फाइट सीक्वेंस में भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे इस सीन को दिखाया गया है जहाँ से आपको पता चलता है कि राम चिनअप्स देते हैं और भीम राम को अपने कंधे पे बिठा के एक्सरसाइज करते हैं। और इसी वजह से प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस में जब हम देखते हैं कि राम के पैर में दर्द होने के बावजूद वो चिनअप्स दे रहे हैं, और बाद में उस फाइट सीक्वेंस में जब भीम राम को अपने कंधों पे बैठा के फाइट करते हैं, तो वो सीन देखने में हमें बिलीवेबल लगता है, क्योंकि हमें पहले से ही प्री कंडीशन किया गया है कि दिस थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल फॉर देम। सो दैट्स द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इन मूवीज। इस सीन में राम को जब एक वेनमस स्नेक बाइट करता है और भीम उसे ठीक करता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भीम गांव से होने की वजह से उनको इस तरह का नुस्खे के बारे में पता है, और क्लाइमैक्स में यही एक्सप्लेन कर रहा है कि भीम राम का पैर किस तरह से ठीक किया। यहाँ पे देखिए, जब राम को भीम के सच के बारे में पता चलता है, इस सीन में राम के कैरेक्टर को कितने अच्छे से फ्रेम किया गया है। इससे पता चल रहा है कि वो एक डिलेमा में है और वो अपने माइंड में, अपने थॉट्स के जाल में फंसता चला जा रहा है। ही डजंट एक्चुअली नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड ही इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड बिटवीन व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एंड व्हाट इज द नेसेसरी थिंग टू डू। इस तरह का बहुत सारा क्रिएटिव फ्रेमिंग आपको इस फिल्म में बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस फिल्म को देखेंगे, देन डू वॉच आउट फॉर देम। एंड फाइनली हमें जब राम का पूरा सच पता चलता है, देन वी फील लाइक इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर हिम टू बी लाइक हाउ ही इज। जब मैं पहली बार के लिए ये फिल्म देख रहा था, देन एट दैट टाइम आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि राम के कैरेक्टर का इतना रूथलेस होने का जो रीज़न होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग या फिर जस्टिफाइड होगा कि नहीं, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि मोस्ट फिल्म में एक कैरेक्टर को एक सर्टेन वे में तो एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन उसका जो रीज़न होता है वो जब बाद में आपको पता चलता है या फिर आपके सामने रिवील होता है, तो आपको लगता है कि कैरेक्टर ने जो किया है उसका रीज़न उतना भी कुछ खास था नहीं, किसी और दूसरे वे में भी वो रिएक्ट कर सकते थे। जैसे कि अगर आप पार्क चैन वुक का जो कोरियन फिल्म है ओल्ड बॉय, उसका जो हिंदी रीमेक है जिसका नाम है जिंदा, जिसको संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने कांटे, प्लान, करम, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला या फिर काबिल, इस तरह का फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट किया है, तो जिंदा में जो एंटागनिस्ट था उनका प्रोटैगनिस्ट के ऊपर इतना टॉर्चर करने का जो वजह दिखाया गया है वो एक्चुअल कोरियन फिल्म से थोड़ा सा अलग है फॉर ऑब्वियस रीजंस। पर हिंदी में जो रीज़न दिखाया गया है वो जो एंटागनिस्ट है उनके कैरेक्टर का जो एक्शंस है उनको उतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं करता है कंपेयर टू द एक्चुअल कोरियन फिल्म, एटलीस्ट टू माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये दो फिल्म देखेंगे देन यू वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन RRR में राम का कैरेक्टर का जो बैक स्टोरी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है फॉर हिज बिहेवियर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आया था। और इन सब के साथ इंडियन कल्चर का भी इतने अच्छे से पूरे फिल्म में इंटीग्रेशन किया गया है, विच इज़ अ रियली कमेंडेबल जॉब, और वही चीज़ पूरे वर्ल्ड में अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, VFX, परफॉर्मेंस, डांस, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट आर ऑन द टॉप नॉच लेवल। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में अलग से बात नहीं किया, मैं सिर्फ डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करना चाह रहा था। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द ग्रेटनेस ऑफ दिस मूवी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब देखने के बाद एनालिसिस करना इज़ वेरी इजी, लेकिन इन सीन्स को इमेजिन करके, सबको समझा के, फिर सबका फुल कन्विक्शन के साथ अपना 100% दे के परफॉर्मेंस देना, एग्जीक्यूट करना इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एस.एस. राजामौली is getting all the praises and accolades all over the world, and he deserves all these and much more.
सो दीज वर सम ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द फिल्म जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर मैं इस वीडियो में बात करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको इस फिल्म का और कौन कौन सी चीज़ें पसंद आया है।